नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और हम राजनीति विज्ञान के शासन व्यवस्था के बारे में जान रहे थे अनुच्छेद संग्रह के अंतर्गत। और हमने सफलतापूर्वक 18 वीडियो में देखा है हमने और उन पर चर्चा की थी आपस में कि क्या है ये। यहाँ पर चर्चा की तरह ही ले और उसे एक बार देखें देखें आप ऐसे देखें जैसे कि आप मूवी देख रहे हो। मान लीजिए किसी भी राज्य की क्या शासन व्यवस्था है, कैसे चलती है, इन सब चीजों को आप वहां पर समझें। जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है, राज्यों के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो कैसे काम करती है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो के लिए जो भी सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो मैंने कुछ दिन पहले कही थी कि आप यदि मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, और यदि कुछ भी नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा, और वो तजुर्बा हमें जिंदगी में काम आता है और तजुर्बे से ही जीवन चलता है। इसीलिए आप इस तजुर्बे को प्राप्त कीजिए और ज्ञान को गंगा में अपने भी हाथ धोते रहिए और डुबकी लगाइए। तो आगे चलते हैं अनुच्छेद संग्रह में राज्यों की न्यायपालिका के बारे में, अर्थात ये उच्च न्यायालय के बारे में है। मैं इससे पहले आपको जब हमने संघ की न्यायपालिका समझाई थी तो वहां पर हमने देखा था कि राज्य में हमारे भारत में इस तरह से पिरामिड आकार के न्यायपालिका है, अर्थात शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय और नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो इस तरह से हम देखें तो एक पिरामिड आकार की न्यायपालिका है और हमारी न्यायपालिका ऊपर से नीचे की ओर ऑर्डर फॉलो होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो राज्य की न्यायपालिका तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय 214वें अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय होगा। अब देखिए दो शब्द हैं, एक तो उच्चतम और एक उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रयोग किया जाता है और उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट के लिए। तो कभी एक बार क्वेश्चन मुंह से निकले तो आप ध्यान रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय की ज्यादातर आज बात करेंगे। अनुच्छेद 214 में तो बता दिया है प्रत्येक राज्य के लिए होगा, लेकिन वर्तमान में एक राज्य के लिए या कहें दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय भी स्थित है। कई राज्यों के लिए जैसे कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय जो हरियाणा और पंजाब के लिए भी काम करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, अर्थात उच्च न्यायालय किस तरह से काम करते हैं, अभिलेख। अभिलेख हम जानते हैं अभिलेखागार होते हैं जहां पर वस्तुओं को सुरक्षित रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है। तो उच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे वे एक रिकॉर्ड की तरह होंगे और वे पूरे राज्य क्षेत्र में मान्य होंगे, सभी न्यायालय उनको फॉलो करेंगे। ये हमारे 215वें अनुच्छेद में बताया गया है और क्वेश्चन भी आ जाता है कि अभिलेख न्यायालय कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रैक्टिस करते हैं हम अभी। अभिलेख क्वेश्चन होगा, अभिलेख न्यायालय निम्न में से कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा, दोनों। यदि ये वही क्वेश्चन होता कि उच्च न्यायालय बा में होता जिला न्यायालय और दा होता उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा होता, होता उसका आंसर अभिलेख न्यायालय। और इसमें अवमान के दंड देने की शक्ति होती है। मान लीजिए कोई इसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी अवमानना मानी जाती है, उसको दंड देने की भी शक्ति होती है अनुच्छेद 215 में। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों का जो गठन होगा वो कैसे होगा, तो यहाँ पर जो गठन होगा उसी तरह से होता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में था। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा राज्य का CJS चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, उस राज्य का चीफ जस्टिस होगा और प्लस अन्य से वहां का जो उच्च न्यायालय है वो चलेगा, जिनकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे बन गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन देख लिए एक साथ में कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है,
मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों से, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके पद की शर्तें। अब यहाँ पे दो चीजें हैं 217 में, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उच्च न्यायालय के संबंध में। इसमें बताया गया है कि न्यायाधीश की नियुक्ति हमें पता है कि राष्ट्रपति करता है अंततः, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति जो होता है किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। लेकिन अन्य न्यायाधीशों के संबंध में वहां के मुख्य न्यायाधीश से और भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो ये यहाँ पर आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसमें कि 3 लोग शामिल होते हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल, इनकी सलाह लेता है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। अन्य न्यायाधीशों के संबंध में वहां के CJS चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और ये जो न्यायाधीश हैं 62 वर्ष आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। 62 वर्ष की आयु जैसे ही प्राप्त करते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके अलावा पद रिक्त होने का तरीका ये होता है कि कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित पत्र के द्वारा त्याग पत्र दे दे। और इसके अन्य एक और है कदाचार और असमर्थता की स्थिति में संसद के द्वारा, संसद में महाभियोग चलाया जाएगा, उसके माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। और तीसरा तरीका है स्थानांतरण। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है तो पद रिक्त हो जाता है। आगे दूसरी 217 में पद के शर्तें भी बताई गई हैं। शर्त क्या है कि वो जो न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहना चाहिए। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, तभी उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पद नियुक्ति और शर्तें हैं। अनुच्छेद 218 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का SC को लागू करना। अब यहाँ पे देखिए कि 218 में अनुच्छेद 218 और 124 4 और 5 उसके जो उपबंध हैं इनको आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 124 के 4 और 5 जो उपबंध हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तो लागू होते ही हैं, साथ में हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे, अर्थात उच्च न्यायालय पर भी लागू होंगे। उनमें क्या है देखते हैं, हटाने की प्रक्रिया, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वही रहेगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है। कदाचार और असमर्थता होने पर उन्हें या संविधान का उल्लंघन करने पर संसद में उनके प्रति महाभियोग जैसी राष्ट्रपति जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है और 2/3 बहुमत से उन्हें हटाया जाता है। ये यहाँ पर 218 में अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 219 हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान, उस राज्य के राज्यपाल, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं, उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष, या राज्यपाल अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेवा सकता है। तो ये यहाँ पर 219 में शपथ है और शपथ का जो प्रारूप है वो 3री अनुसूची में दिया गया है। ज्यादातर जो अधिकारी हैं उनका शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में ही है। अनुच्छेद 220 स्थायी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो स्थायी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं रहने के पश्चात वो कहां जाते हैं या क्या कर सकते हैं, उनके कार्यों पर व्यवसाय करने पर रोक लगाई गई है कि वो इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने के बाद सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय किसी भी न्यायालय या अधिकरण के आगे
अभिवचन अर्थात कोई भी विधि का कार्य नहीं करेंगे, अर्थात कोई भी किसी तरह की वकालत का कार्य नहीं करेंगे कहीं पर। तो ये उनके कार्यों पर निर्बंधन लगाया गया है 220 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन ये सब 221 में आती है और इन्हें समय समय पर संसद विधि के द्वारा परिवर्तित करती रहती है और इनको बनाती रहती है, नियमित करती रहती है इन्हें। और यदि विधि नहीं बनाई गई हो तब तक दूसरी अनुसूची में दिए गए जो वेतन भत्ते हैं वो मिलते रहेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ये अनुच्छेद 221 में बताया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है इनके जो कार्य करने की शैली को स्वतंत्र रखने के लिए जिस समय इन्हें नियुक्त किया जाता है तो उसके बाद उनके वेतन भत्तों या सुविधाओं या विशेषाधिकारों में कटौती अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये निषेध किया गया है 221 अनुच्छेद में, अर्थात विधायिका या संसद भी उनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण अर्थात स्थानांतरण। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में इनके स्थानांतरण करते हैं। तो ये हमारे 222 में है। क्वेश्चन आ सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह से। और कौन से अनुच्छेद में? 222 में अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अर्थात राज्य में मान लीजिए जो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो खाली है, तो उस खाली पद को भरने के लिए अब कैसे कैसे या तो सीजीएस का रिक्त हो पद, या वो एब्सेंट चल रहे हो या असमर्थ है वो कार्य करने में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 223 के तहत। तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद कार्यकारी न्यायाधीश। अनुच्छेद 224 अनुच्छेद 224 और 24 कैद, दो अनुच्छेद बना दिए गए हैं इनमें, जिनमें कि बताया गया है अपर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति या बैठक में बुलाना उन्हें। तो ये 224 अनुच्छेद में होता है। अगर जब न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उस समय कार्य की वृद्धि, मान लीजिए बहुत ज्यादा किसी उच्च न्यायालय में ज्यादा कार्य हो गया है और रिक्त पद चल रहे हैं, तो कोई योग्य व्यक्ति है जिस तरह की यहाँ पर योग्यताएं या शर्तें बताई गई हैं उनका पालन वो योग्य है, तो उस अहरित व्यक्तियों को राष्ट्रपति 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अवर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये तो अवर न्यायाधीश की बात हुई। एक उच्च कार्यकारी, मान लीजिए सीजीएस चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट से भिन्न न्यायाधीश कोई एब्सेंट है या अनुपस्थित है और कार्य बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्यकारी न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जा सकती है कुछ दिन के लिए। ऐसे में एब्सेंट होने पर न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और दोनों ही स्थितियों में 62 वर्ष से ज्यादा उम्र तक वो व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि 62 वर्ष अधिकतम आयु इनकी रखी गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो अनुच्छेद 224 ये कहता है कि उच्च न्यायालय की बैठकों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो कैसे आएंगे, तो वो 24 के माध्यम से आते हैं। इसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट अर्थात राज्य का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उन्हें बुला सकता है। कार्य की अधिकता है या किसी भी वजह से उन्हें सलाह मशवरे के लिए बुला सकते हैं और बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रार्थना कर सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अब यहाँ पर जब यदि वो बैठकों में भाग लेने की उसके एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वहां पर वे वेतन भत्तों या विशेषाधिकार जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं सारी चीजों का उपभोग करते हैं। ऐसी स्थिति भी हो सकती है
कि उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो आने में असमर्थता जाहिर करें, तो फिर असमर्थता जाहिर करेंगे तो उस पर कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है कि उन्हें आना पड़े। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारता, अर्थात कोई भी हमारा जो हाई कोर्ट है उसकी अधिकारता क्या है। जो राज्य का विधायिका है, विधायिका के जो कानून हैं उन कानूनों के संबंध में उन्हें प्रारंभिक अधिकारता प्राप्त है। विधानमंडल की जो विधि बनती है सब पर उनका अधिकार है। और इसके अलावा कि संविधान प्रारंभ होने से पहले जो उस राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त थी वो भी अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे। ये हमारे अनुच्छेद 225 में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कई तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जैसे कि हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, अधिकतम आयु कितनी होगी, तो 62 वर्ष है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। आप यदि उन्हें ध्यान से सुनेंगे देखेंगे तो यदि एक बार समझ में नहीं आता आप 2 बार देखें और नोट्स बनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद उन्हें नोट्सों से मिलान कर लेना।